स्वागत आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के इस अति लघुत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में प्रश्न नंबर 145 तक पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 146 है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, भारतीय शिक्षा आयोग जो 1882 है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 147, लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। तो जनवरी 1889 में भारत का गवर्नर जनरल बन के लॉर्ड कर्जन आया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 148, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। इस सेकंड पेपर में ज़्यादा सन याद करना है, तो याद करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस पेन कॉपी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 149, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2002 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कब हुआ? तो वर्ष 2 साल बाद 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई और जस्ट 2 साल बाद 1904 में कर्जन की सरकार ने, लॉर्ड कर्जन जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, उसने, सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न 150, ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता था? तो कंपनी के आज्ञा पत्र यानी कि कंपनी का आदेश, यानी कि जो वो आज्ञा देगा, जो ऑर्डर देगा, वो पत्र के माध्यम से देते थे। उसका 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। यानी कि कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष बाद क्या होता था? ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको नए प्रकार से नया ढांचा देती थी, उसमें कुछ बदलाव करती थी। नेक्स्ट प्रश्न 151, मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? आपको पता है 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश रूल था। भारत के सारे जो भी नियामक संस्था थी, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी, उस पर अंग्रेजों का अधिकार था, आधिपत्य था। तो मैकाले जो निस्यंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत लाया था, जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ाना चाहता था, तो मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए। तो मैकाले का जो विवरण पत्र था उसने लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण में, यानी कि जिसके अंदर खून में, और वर्ण मतलब गोरा काला में भारतीय हो, ठीक है, किंतु रुचियों, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, क्या नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। यानी कि भारतीय रूपी अंग्रेज हो। एक तरह से कह सकते हैं कि सब कुछ भारतीय हो, लेकिन खून से और शरीर से और वर्ण से भारतीय हो, लेकिन उसका माइंड क्या हो? अंग्रेजों जैसा सोचता हो। रुचियाँ, नैतिक अनैतिक क्या है, आदर्श और बुद्धि सब क्या हो? अंग्रेजी टाइप हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग या बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर का क्या हो? उपासक हो, और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद करे। इसीलिए मैकाले अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहता था। नेक्स्ट प्रश्न 152, प्रश्न नंबर 152 है, वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो विलियम वुड के जो आज्ञा पत्र था उसमें शिक्षा क्या निर्धारित किया गया था? तो अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। प्रश्न नंबर 153, यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? तो अधिगम, लर्निंग की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपाय के बारे में सलाह दिया गया था। यशपाल समिति की अध्यक्षता में इसका यही उद्देश्य था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 154, 154 क्या है?
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु के साथ इस क्लास को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी पता चल जाए फ्री कोर्स यहाँ पे उनको पढ़ाया जा रहा है, पूरा आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई थी? तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालयों को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं। पहला, शिक्षक उपकरण दिया जाता है। पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्य पुस्तक थी, ठीक है। पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्य पुस्तक, यानी कि टीचर का भी क्या सिलेबस होगा और टीचिंग का जो मेथड्स या उपकरण होंगे उसको देंगे। कक्षा शिक्षण सामग्री, यानी कि मानचित्र हो गया, ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया। खेल सामग्री व खिलौने भी दिया जाता है। विज्ञान किट दिया जाता है। लघु यंत्र किट दिया जाता है, जैसे पेचकस, प्लास। श्रव्य उपकरण यानी कि रेडियो दिया जाता है। पुस्तकालय हेतु पुस्तकें। विद्यालय घंटी दिया जाता है। संगीत उपकरण दिया जाता है, ढोलक, तबला व हारमोनियम। शिक्षक के पास आकस्मिक खर्चे हेतु धन दिया जाता है। कक्षा कक्ष, शौचालय, चटाई, कुर्सी शिक्षकों के लिए, ब्लैक बोर्ड। ये सब चीज़ें क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं प्राइमरी विद्यालयों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न 155 क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के क्या उद्देश्य हैं? तो बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्नोक्त उद्देश्य हैं। पहला क्या है बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य? विद्यालय सुलभ कराना। पहला क्या है? विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेसिक शिक्षा परियोजना क्या चाहता है कि विद्यालय सुलभ कराया जाए, हर एक बच्चे को 300 की आबादी जहाँ पे हो और 1.5 किलोमीटर के अंदर प्राथमिक विद्यालय और वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल है। दूसरा क्या हो, जब विद्यालय है तो नामांकन बढ़ाना चाहिए। तो वर्ष 2000 तक 6 से 11 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन करना है। थर्ड, उपलब्धि प्राप्त करना। तो वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना 33%, मतलब बच्चे क्या हों, अपने सब्जेक्ट मिला करके पास हो जाएं, न्यूनतम अधिगम स्तर को पार कर लें। चौथा क्या था? सतत शिक्षा। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। तो इस प्रकार बेसिक शिक्षा परियोजना के मुख्य 4 उद्देश्य थे। पहला तो विद्यालय सुलभ कराना 1.5 किलोमीटर के अंदर में, जहाँ पे 300 गांव की आबादी हो। उसके बाद नामांकन करना सन 2000 तक 6 से 11 वर्ष के सभी बालकों का था। जब बेसिक परियोजना लाया गया था 15 अगस्त 1995 को। उपलब्धि प्राप्त करना था, ठीक है, 2000 तक के विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना, वर्ष 2000 तक था ये। सतत शिक्षा, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअस एजुकेशन, लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र में आबादी पर सतत शिक्षा सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट प्रश्न 156, प्रथम चरण में DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्रथम चरण में DPEP देश के किन राज्यों में लागू की गई? तो 7 राज्यों के 42 जनपदों में प्रथम चरण में। तो पूरे भारत में DPEP 7 राज्यों में 42 जनपदों में, तो 7 राज्य में देख लेंगे, और उसके 42 जनपदों में प्रथम चरण में चयनित 7 राज्य। मध्य प्रदेश, तो प्रथम चरण में 7 राज्य चयनित हुए थे। मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं केरल। नेक्स्ट प्रश्न 157, ड्रॉप आउट के संदर्भ में DPEP का क्या उद्देश्य था? तो ड्रॉप आउट की दर को 10% तक कम करना तथा धारण क्षमता को 90% तक बढ़ाना था, ठीक है, यानी कि जो बच्चे बीच ही में विद्यालय न छोड़ के चले जाए किसी कारणवश, यानी कि 10% कम करके 90% तक क्या धारण क्षमता बढ़ा देना, यानी कि बच्चों के आने की कैपेबिलिटी होती है। प्रश्न नंबर 158, ECCE शब्द संक्षेप का अंग्रेजी में पूरा नाम लिखो।
ECCE मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। नेक्स्ट प्रश्न 159 क्या है? प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? तो प्रथम चरण में मध्याह्न भोजन योजना प्रदेश के कितने जनपदों एवं कितने विकास खंडों में लागू की गई? तो 38 जिलों एवं 248 विकास खंडों में संचालित किया गया था मध्याह्न भोजन योजना। नेक्स्ट प्रश्न 160 क्या है? NCERT के प्रमुख कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। तो अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देना, यानी कि रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। दूसरा, आदर्श पाठ्यक्रम, आइडियल करिकुलम हो, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान बनाना। अध्यापक शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा। प्रश्न नंबर 161 देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 20 सितंबर 1985 में। याद रखेंगे, ये सन याद रखना चाहिए, 20 सितंबर 1985। नेक्स्ट प्रश्न 154, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालयों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई? तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालक को निम्नलिखित वस्तुएं दी जाती हैं। पहला, शिक्षक उपकरण, पाठ्यक्रम शिक्षक संदर्शिका पाठ्यपुस्तक, ठीक है, कक्षा शिक्षण सामग्री, मानचित्र, ग्लोब चार्ट, खेल सामग्री व खिलौने, विज्ञान किट, लघु यंत्र किट, पेचकस, प्लास, श्रव्य उपकरण, रेडियो दिया जाता था। पुस्तकालय हेतु क्या था? पुस्तकें रखी हुई थी। विद्यालय घंटी था, संगीत उपकरण था, ढोलक, तबला एवं हारमोनियम। शिक्षक के पास आकस्मिक खर्च हेतु धन था, कक्षा कक्ष था, शौचालय था, चटाई था, कुर्सी शिक्षकों के लिए और ब्लैक बोर्ड। देखिए, ये प्रथम सेमेस्टर में भी प्रश्न था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के विद्यालय में कौन सी सुविधाएं दी जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 155, बेसिक शिक्षा परियोजना के उद्देश्य बताइए। फिर से वही प्रश्न आ गया। तो बेसिक शिक्षा परियोजना के निम्नोक्त उद्देश्य हैं। पहला क्या है? विद्यालय सुलभ कराना। इस परियोजना के अंतर्गत 300 की आबादी तथा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा केंद्रों को खोलना शामिल किया गया था। दूसरा, नामांकन। वर्ष 2000 तक 6 से 11 वय वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को विद्यालय में नामांकन कराना, ये था। थर्ड क्या था? उपलब्धि प्राप्त करना। वर्ष 2000 तक विद्यालयों में नामांकित बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताएं विकसित करना। चौथा क्या था? सतत शिक्षा। लगभग 5000 की ग्रामीण क्षेत्र की आबादी पर सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, ये क्या था? बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट का था। ये बेसिक शिक्षा परियोजना का यही उद्देश्य था। देखिए, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, 161 दो बार लग रहा आ गया था, तो एक ही पेज दो बार आ गया था। तो प्रश्न नंबर 161 तक हम लोग पढ़ लिए थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का स्थापना तो 20 सितंबर 1985। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 162 में हम लोग थे। 162, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो अपव्यय एवं अवरोधन का अर्थ स्पष्ट करना है। तो अपव्यय से तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही प्राथमिक शिक्षा के किसी स्तर से विद्यालय छोड़ देना है। ये क्या हो जाएगा? अपव्यय। मतलब प्राथमिक शिक्षा आप पूरा किए ही नहीं, किसी वजह से आप क्या करते हैं? प्राथमिक शिक्षा के स्तर से विद्यालय छोड़ दिया, वो अपव्यय हो जाएगा। अवरोध क्या हो जाएगा? अवरोध से तात्पर्य बच्चों का एक कक्ष में 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रुकना। यानी कि बच्चा क्या कर रहा है? किसी कारणवश, मान लीजिए किसी डिसेबिलिटी हो गया, किसी एक्सीडेंट हो गया, किसी दुर्घटना या किसी भी कारण से वो क्या करता है? एक ही कक्षा में वो 1 वर्ष से ज़्यादा रुक जाता है, ठीक है। तो भारत में एक बड़ी मात्रा में छोटे छोटे अबोध बालक एक ही कक्षा में 1 से अधिक वर्ष के लिए रुक जाते हैं। तो ये क्या हो गया? अपव्यय और अवरोधन में हल्का सा डिफरेंस। अपव्यय मतलब प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही किसी स्तर से क्या विद्यालय छोड़ देना, और अवरोधन मतलब क्या हो जाएगा? किसी कारणवश 1 वर्ष से अधिक समय एक ही क्लास में बिताना, ये क्या हो जाएगा? अवरोधन हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 163 क्या है, AOPT SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई? तो SOPT स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर, तो स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर कार्यक्रम का आरंभ वर्ष 1993-94 से किया गया सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि जो सेवा में है, सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो SOPT कार्यक्रम क्या 1993-94 में बना था, शिक्षकों को शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए, उनके कक्षा शिक्षण बच्चों के क्लास टीचिंग को बहुत बेहतर और उपयोगी बनाने के लिए क्या किया गया था, सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण के लिए NCERT को इसका उत्तरदायित्व सौंप दिया गया था कि SOPT के माध्यम से शिक्षकों को क्या किया जाएगा, शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार होगी। नेक्स्ट प्रश्न 164, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, संक्षेप में लिखिए। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना किन कार्य से संबंधित है, लिखिए। इसके अंतर्गत राज्य, जनपद तथा स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 6 से 14 वर्ष के 100% बच्चों का नामांकन करना तथा विद्यालयी सुविधाओं का नियोजन एवं प्रबंध करना शामिल है। ये बेसिक शिक्षा परियोजना क्या था कि राज्य में, जनपद में और स्थानीय स्तर पे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको 100% क्या करना, प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन दिलाना और उनको बताना कि यहाँ पे मध्याह्न भोजन योजना चलता है, पोषाहार वितरण चलता है, उसके माध्यम से क्या बच्चों को उनको नियोजित करना और उनको प्रबंध करना, ये सब चीज़ें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न 165, पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना। पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना मतलब 1 से 5 से पहले, यानी कि जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे थे, यानी कि जो अर्ली चाइल्डहुड में, यानी कि आंगनबाड़ी में। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिशुओं के सर्वांगीण विकास हेतु कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो इस स्तर के शिशुओं को पढ़ना, लिखना और गिनती ही केवल न सिखाकर, ठीक है, पढ़ना लिखना गिनती नहीं सिखाया जाता है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास हेतु खेल होता है, कहानी, गीत तथा अन्य रोचक क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 166, सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन। तो सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं? तो सर्व शिक्षा अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा निम्नवत उद्देश्य हैं। तो वर्ष 2003 तक प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में भी सभी बच्चों को प्रवेश कराना। सन 2007 तक सभी बच्चे कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर्व शिक्षा अभियान कब लागू हुआ था। अभी जस्ट इसके 2-3 लेक्चर पहले ही मैंने बताया है। सन 2010 तक सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण कर सकें। चौथा, जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। पांचवा क्या जाएगा, 2010 तक विद्यालयों में शिक्षार्थियों की सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के मुख्यतः 5 उद्देश्य थे कि जब 2001 में लागू हुआ था तो जस्ट 2003 2 साल बाद प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक और विद्यालय शिविरों में सभी बच्चों को प्रवेश कराना था। और 2007 यानी कि 4 साल बाद उनको क्या करना, सभी बच्चे कक्षा 5 तक के प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। 2000 ठीक 3 साल बाद कक्षा 8 तक। और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषप्रद गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके बच्चों को 2010 तक विद्यालय में शिक्षार्थियों के सार्वभौमिक नियमित उपस्थिति अटेंडेंस को सुनिश्चित करना था। सर्व शिक्षा अभियान का यही सफल क्रियान्वयन हेतु सरकार की यही प्रयास थी। प्रश्न नंबर 167 क्या है, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का क्या प्रावधान है?
तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग का प्रावधान यही है कि विद्यालय की नियमित मॉनिटरिंग जनपद स्तर पर डाइट प्राचार्य की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा समिति द्वारा की जाती है। यानी कि जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय होती है उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, जो डिस्ट्रिक्ट पे क्या होता है आपका डाइट होता है, डाइट जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, उसमें जो डाइट प्राचार्य होते हैं उनकी अध्यक्षता में क्या बनती है, जिला शिक्षा समिति बनती है। वही क्या करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, देखभाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 168 क्या है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाई क्या है। तो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा में निम्नलिखित कठिनाइयां हैं। पहला क्या है, शासन की कमजोर नीति है। दूसरा आपका राजनीतिक कठिनाइयां हैं, बहुत राजनीति हो जाती है इस पे। ठीक है, प्राइमरी स्कूलों के प्रबंध तंत्र में एक रूपीय नीति का अभाव है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विकास की विभिन्नता है। शिक्षकों का अभाव है। आंकड़ों में विभिन्नता है। शिक्षण का निम्न स्तर है। अपव्यय व अवरोधन है। भौगोलिक कठिनाइयाँ हैं और दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है। हम लोग 168 प्रश्न तक प्रैक्टिस कर लिए हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रथम सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु के साथ भी हमारे क्लास को शेयर कर देंगे। इस चैनल पर मैंने प्रथम सेमेस्टर का सारा सब्जेक्ट पढ़ा दिया है, उसके लिए भी आप लोग प्रयास कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।